हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, जैसा कि हम लोग टोटल हिस्ट्री कवर कर चुके हैं, एंशिएंट, मिडाइवल तथा मॉडर्न हिस्ट्री। और ये जो टेस्ट सीरीज है बिहार स्पेशली के लिए, तो ये 100 टेस्ट सीरीज है और ये 100 में से मतलब कि हर टेस्ट सीरीज से 100 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आउट ऑफ 10,000 हम लोगों ने 2000 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और वो है भूगोल यानी ज्योग्राफी। तो बने रहिए हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और मेरा एक और चैनल है जीके जीएस क्वीन 2.0 के नाम से, तो आप वहाँ पर भी जाके मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे मैं घटना चक्र 2021 का करवा रही हूँ, जो सभी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए बढ़ रहे हैं टेस्ट सीरीज 21 की तरफ। यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड। और ज्योग्राफी में सबसे पहले जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पाउच करते हुए आंसर दीजिए और जो भी इम्पोर्टेंट नोट्स है प्लीज़ नोट डाउन ऑन नोटबुक। पहला क्वेश्चन है कि महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। देखिए, महाविस्फोट सिद्धांत यानी जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं इंग्लिश में, तो वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है। यानी महाविस्फोट सिद्धांत के जरिए ही हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का उत्पत्ति हुआ है। और ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी, इसका प्रतिपादन करने वाले व्यक्ति का नाम है एब जॉर्ज लेमेंतेयर। ठीक है, और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग हमारा जो यूनिवर्स है वो तकरीबन 13.7 अरब वर्ष पुराना है। कितना है? 13.7 अरब वर्ष पुराना है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकाश गंगा यानी मिल्की वे वर्गीकृत की गई है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। अब देखिए, मिल्की वे किसे कहते हैं यानी आकाश गंगा किसे कहते हैं? तो देखिए, हमारा जो पृथ्वी है फ्रेंड यानी हमारी जो अर्थ है उसकी अपनी एक गैलेक्सी है, ठीक ना। और उसी गैलेक्सी को ही आकाश गंगा या मिल्की वे कहा जाता है। तो ये जो गैलेक्सी है यानी मिल्की वे है, इसका तकरीबन 80% भाग जो है ना वो सर्पीला है। क्या है? सर्पीला, जिसे स्पाइरल कहते हैं इंग्लिश में। और इसी की वजह से ही मिल्की वे को सर्पीलाकार गैलेक्सी भी कहा जाता है। तो नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 25 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट, तारे का रंग सूचक है उसके ताप यानी टेम्परेचर का। देखिए, जैसे रात में तारा टिमटिमाता है तो उसका अपना एक रंग रहता है, तो उसका जो मतलब कि रंग है वो उसके टेम्परेचर का सूचक है और साथ ही साथ उसकी आयु का भी है। यहाँ पर ऑप्शन में उसका एज यानी आयु नहीं दिया हुआ है, बट टेम्परेचर के साथ साथ किसका सूचक है? उसकी आयु का भी। अब देखिए, जो तारा मतलब रात में जितनी ज़्यादा टिमटिमाता है यानी जितना ज़्यादा चमकीला दिखता है, उसकी जो एज रहती है वो उतनी ही ज़्यादा कम रहती है। यानी जितना ज़्यादा जो तारा टिमटिमाएगा उसकी आयु उतनी ज़्यादा कम रहेगी। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वे क्या कहलाती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उसे चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। नेक्स्ट 6th नंबर, तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, कृष्ण विवर। देखिए, तारों के कारण जो आकाशीय घटना घटती है ना, तो उसी का एक एग्जाम्पल है कृष्ण विवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, उस व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन सी इज करेक्ट, एस चंद्रशेखर यानी सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र यानी ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। कब? तो सन 1930 ईस्वी में सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है कि ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण यानी रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता। इस गुण का कारण है इसका बहुत उच्च घनत्व। इसका जो डेंसिटी है यानी जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और इसी की वजह से ये रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं?
तो हमारे अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल हैं। कितने हैं फ्रेंड? 88 तारामंडल। अब देखिए, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अकॉर्डिंग 88 तारामंडल दिए गए हैं, ठीक ना। और इसका जो अधिकांश तारामंडल है ना, वो हम दक्षिणी गोलार्ध से देख सकते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जाकर अधिकांश तारामंडल आउट ऑफ 88 हम लोग देखा जा सकता है हम लोगों को। नेक्स्ट 9th की तरफ बढ़ रहे हैं, सॉरी 10th की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, कृष्ण मास्टर खगोलीय वस्तु नहीं है। देखिए, खगोलीय वस्तु किसे कहते हैं? देखिए फ्रेंड, वैसा वस्तु जिसका निर्माण ना यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में अपने आप यानी प्रकृति के द्वारा हो जाता है, उसको निर्माण करने के लिए किसी मानव का ज़रूरत नहीं पड़ता है, मानवीय हस्तक्षेप रहना जरूरी नहीं होता है, तो वैसे वस्तुओं को ही खगोलीय वस्तु कहते हैं। और खगोलीय वस्तु का एग्जाम्पल हो जाता है तारा, ग्रह, उपग्रह, ग्लेशियर, ये सब खगोलीय वस्तु के एग्जाम्पल हैं। साथ में पल्सर, भंगुर तारा, क्वाशर, ये सब भी एग्जाम्पल हैं खगोलीय वस्तु के। बट कृष्ण मास्टर इज नॉट ए खगोलीय वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी ब्रिटल स्टार अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है फ्रेंड। बाकी ये ब्लैक होल, पल्सर, ये सब क्वाशर, ये सब अंतरिक्ष में पाए जाते हैं, जबकि ब्रिटल स्टार एक समुद्री जीव है ना, समुद्र का एक जीव है, जलीय जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह कहलाता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नक्षत्र। नेक्स्ट 13 नंबर, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर इकाई है? ऑप्शन बी इज करेक्ट, दूरी की। लाइट ईयर किसकी इकाई है फ्रेंड? किसकी यूनिट है? तो दूरी यानी डिस्टेंस की यूनिट है। 14 नंबर है कि तारों के मध्य ज्ञात करने की इकाई है? तारों के मध्य जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी प्रकाश वर्ष। लाइट ईयर के जरिए ही दो तारों के बीच का जो डिस्टेंस है वे हम लोग मेजर कर सकते हैं। किसकी वजह से? प्रकाश वर्ष की वजह से। नेक्स्ट 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थित होता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, विषुवत रेखा पर। नेक्स्ट, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। नेक्स्ट 17, निम्नांकित में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, बाइट जो है वो अंतरिक्ष का शब्द नहीं है, बाइट, जबकि टेलीमीटरिंग, भारहीनता और सिसलूनर, ये सब अंतरिक्ष से, स्पेस से संबंधित है। बट अगर बाइट की बात करें तो बाइट जैसे गीगाबाइट, मेगाबाइट, हेक्साबाइट होता है, वो कंप्यूटर का एक वर्ड है बाइट, ये अंतरिक्ष से रिलेटेड नहीं है। अब हम लोग सौर मंडल में एंट्री कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, निहारिका। निहारिका जो है वो सौर मंडल का पार्ट नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह तथा धूमकेतु ये सौर मंडल के अंग हैं। नेक्स्ट, यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, कॉपरनिकस का यह कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कॉपरनिकस। 21, सौर मंडल में ग्रहों की संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये 8 ग्रह कौन कौन से हैं तो वो आप नोट कर लीजिए। देखिए, हम जो नोट करवा रहे हैं 8 ग्रह, वो सीरीज वाइज करवा रहे हैं, यानी सूर्य से निकटतम, यानी सूर्य से बढ़ती दूरी। तो चलिए, बुध, पहला लिखिए बुध के बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण, ये हो गया 8। और बुध जो है वो सूर्य से सबसे नज़दीक है, तो ये सूर्य से बढ़ती दूरी पे मैंने लिखवा दिया सीरीज 8 ग्रहों का। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। तो बढ़ रहे हैं 22 की तरफ कि सूर्य से दूरी के क्रम में निम्नलिखित में से कौन से 2 ग्रह मंगल और अरुण को इंग्लिश में यूरेनस कहते हैं, यूरेनस के बीच है?
तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, बृहस्पति और शनि। देखिए निकाल के जो मैंने आप लोगों को अभी लिखाई हूँ कि मंगल और अरुण के बीच में कौन से दो ग्रह हैं, तो मंगल और अरुण के बीच बृहस्पति और शनि आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य ग्रह हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बुध और शुक्र। 24, पृथ्वी स्थित है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, शुक्र एवं मंगल के मध्य में। ये सब क्वेश्चन जो मैं अभी लिखवाई हूँ 8 ग्रह अकॉर्डिंग टू, मतलब कि सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में, तो उससे आप लोगों को ये सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूर्य के निकटतम ग्रह है, तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। 26, हाइड्रोजन, हीलियम तथा मीथेन प्रमुख गैसें हैं जो विद्यमान होती हैं। बताइए इसका करेक्ट आंसर। देखिए फ्रेंड, अगर बुक की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू बुक में इसका जो करेक्ट आंसर दिया हुआ है इस बुक में, तो वो ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, यानी बृहस्पति, शनि तथा मंगल। बट आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, आप नोट कर लीजिए, बृहस्पति, शनि, यूरेनस तथा नेपच्यून, ये 4 ग्रहों पर ही हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन, ये तीनों गैस पाई जाती हैं, ठीक ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यूरेनस तथा नेपच्यून, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो मंगल भी दे दिया ऑप्शन में, और मंगल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन गैस नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सौर मंडल का नहीं है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरिडा। बुध, शुक्र और शनि ये तो सौर मंडल का ग्रह है, 8 ग्रहों में से इन तीनों का भी अपना एक नाम है, बट फ्लोरिडा नहीं है। फ्लोरिडा जो है वो मतलब कि एक अंतरिक्ष स्थल है ना, एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल है संयुक्त राज्य अमेरिका का। नेक्स्ट 28, सूर्य के केंद्र में उपस्थित पदार्थ होते हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गैस और प्लाज्मा के रूप में। नेक्स्ट 29, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नाभिकीय संलयन द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य की एनर्जी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो नाभिकीय संलयन के द्वारा। 30 नंबर है कि हीरक वलय एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधियों क्षेत्रों पर हीरक वलय को देखा जा सकता है। 31 है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर सूर्य है, ठीक है, ये क्या है, सूर्य है। तो सूर्य और पृथ्वी, ये हमारा अर्थ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है ना, तो उस केस में सूर्य ग्रहण लगता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ये अर्थ है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा, मून आ जाएगा तो उसी दौरान सूर्य ग्रहण लगेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी प्रतिपदा, न्यू मून डे उसे इंग्लिश में कहते हैं, उसी दिन सूर्य ग्रहण लगता है। 32 है कि प्रत्येक सूर्य ग्रहण होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, केवल अमावस्या को। नेक्स्ट 33, सूर्य ग्रहण कब होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, चंद्रमा जब सूर्य व पृथ्वी के बीच आता है। देखिए मैं जस्ट बताई कि चंद्रमा जब हमारे अर्थ और सन के बीच में जब चंद्रमा आता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। नेक्स्ट 34, सूर्य का प्रभा मंडल यानी हैलो प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पछाव कपासी मेघों के हिम स्फटिकों में, ठीक है। नेक्स्ट 35 नंबर, एक खगोलीय एकक यानी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट औसत दूरी है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की, ठीक है ना। 1 एस्ट्रोनॉमिकल दूरी किसकी औसत दूरी है, तो पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है। 36 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है, तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 150 इंटू 10⁻6 किलोमीटर। ये सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो बताया गया है। तो चलिए 37 की तरफ बढ़ रहे हैं। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, 149.6 मिलियन किलोमीटर। नेक्स्ट 38, पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, 3 जनवरी को। ये 3 जनवरी जो पार्टिकुलर डे दिया हुआ है, इस दिन ना
पृथ्वी सूर्य से सबसे नज़दीक आ जाती है, यानी पृथ्वी और सूर्य का जो डिस्टेंस रहता है, दूरी रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा कम जाता है 3 जनवरी के दिन। नेक्स्ट 39, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बुध ग्रह जो है वो मात्र 88 दिन में ही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा लेता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि बुध में 88 दिन का एक वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट 40 है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हैं वे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। ये दोनों ऐसे उपग्रह हैं जिसका ये दोनों ऐसे ग्रह हैं जिसका कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है सौरमंडल में। वैसे 8 ग्रहों में से सबके 1 या 2 ग्रह हैं। पृथ्वी का भी अपना एक उपग्रह है जिसका नाम चंद्रमा है, ठीक ना, एक ही उपग्रह है पृथ्वी का, चंद्रमा। बट बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट 41, वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है वह है, देखिए यहाँ पर बुध आ जाएगा क्योंकि शुक्र तो ऑप्शन में है नहीं, तो 41 का ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 42, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्र जो है वो सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट 43, इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, शुक्र यानी वेनस को इवनिंग स्टार कहा जाता है। देखिए फ्रेंड, सिर्फ इवनिंग स्टार ही नहीं, इवनिंग स्टार के साथ साथ शुक्र को मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं, क्योंकि यह सुबह के समय ना शुक्र जो है वो पूर्व की दिशा में दिखाई देता है, जबकि शाम के समय यह पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। इसी वजह से शुक्र को इवनिंग स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट 44 है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह का नाम क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुक्र। यानी पृथ्वी की जो जुड़वा बहन यहाँ पर शुक्र को कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि पृथ्वी का जितना साइज है एकदम लगभग अप्रॉक्स उतना ही साइज का शुक्र ग्रह भी है, इसीलिए इसको जुड़वा बहन कहा गया है। नेक्स्ट 45 है कि निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यह कथन अरस्तु का था। 46, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, ग्रीन प्लैनेट। पृथ्वी का व्यास यानी डायमीटर कितना है? यहाँ पर भी ऑप्शन सी इज करेक्ट, 12,756 किलोमीटर इसका डायमीटर है पृथ्वी का। नेक्स्ट 48, पृथ्वी के तरल अभ्यंतर यानी आउटर कोर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर है। ऑप्शन सी इज करेक्ट, श्यान द्रव। नेक्स्ट 49, भूपर्पटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। 49 का ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑक्सीजन। देखिए फ्रेंड, भूपर्पटी जो हमारे पृथ्वी का सबसे ऊपरी यानी बाह्य परत होता है उसे भूपर्पटी कहते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है। कितने अमाउंट में? तो 46.6% ऑक्सीजन है। आउट ऑफ 100% ऑक्सीजन जो है वो 46.6% है। अगर सिलिकन की बात की जाए तो ऑक्सीजन के बाद दूसरे नंबर पर जो सबसे ज़्यादा है आता है वो सिलिकन है 27.7% के साथ। तीसरा पर एल्यूमिनियम है 8.1% के साथ, तथा चौथा पर आयरन यानी लोहा है 5% के साथ। तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ये परसेंटेज की अगर बात करूँ तो हर बुक में थोड़ा थोड़ा वेरी हो जाता है, यानी 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, इसके लिए आप टेंस्ड मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी तक पहुँचने के लिए सूर्य से चला प्रकाश समय लेता है लगभग। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तकरीबन 8 मिनट का समय ले लेता है, जो मतलब कि प्रकाश चलता है सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में। 51 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप यानी नज़दीक है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, जो कि सूर्य भी है, एक तारा है, एक स्टार है, तो पृथ्वी के जो सबसे नज़दीक है वो सूर्य है। नेक्स्ट 52, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? तो मैं आप लोगों को दूरी वाला जो डिस्टेंस था वो बतला चुकी हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सबसे नज़दीक अगर बात किया जाएगा तो वो शुक्र है, बट शुक्र यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, आप देख लीजिए। तो शुक्र के बाद अगर दूसरा सबसे नज़दीक है हमारी पृथ्वी का तो वह मंगल है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट 53 है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए आ गया यहाँ पर शुक्र, तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि शुक्र ही सबसे नज़दीक है और दूसरा नंबर पर जो पृथ्वी से सबसे नज़दीक है वो मंगल आ जाता है। नेक्स्ट 54, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग, अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि हमारे मतलब कि जो पृथ्वी पर 1 साल कब पूरा होता है, तो सबको पता है, और जितना मतलब 1 साल पूरा होगा उतना ही टाइम लगेगा घूर्णन करने में।
परिक्रमण करने में। तो 54 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी एग्जैक्ट 365 दिन नहीं लगता है फ्रेंड, 365.25 यानी 365 दिन और 25 घंटा ये लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट 55 की तरफ बढ़ रहे हैं। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग यानी स्पीड से सूर्य का चक्कर लगाती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी 29.8 किलोमीटर पर सेकंड, यानी एक सेकंड में पृथ्वी 29.8 किलोमीटर का स्पीड मतलब कवर कर लेती है। नेक्स्ट 56 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितनी दूरी तय कर लेती है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 28 किलोमीटर। इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड वो 27.8 किलोमीटर पर मिनट है, यानी एक मिनट में पृथ्वी 27.8 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करती है। बट 27.8 को तो अप्रॉक्स में 28 किलोमीटर हम लोग लिख ही सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट 57, पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है। 58 है कि दिन रात जिस कारण से होते हैं वह है। अब देखिए हमारा पृथ्वी पर अभी दिन है फिर रात होगा, तो ये अगर मतलब जो सीरीज चलते आ रहा है पर डे, तो दिन रात किस वजह से होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी भू परिभ्रमण के कारण। अब देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक भू परिक्रमण है और दूसरा भू परिभ्रमण है। तो भू परिभ्रमण के कारण दिन और रात में चेंजेज होता है, और भू परिक्रमण की अगर बात किया जाए तो इसकी वजह से ना एक वर्ष पूरे होते हैं, यानी वर्ष में चेंजेज होता है भू परिक्रमण की वजह से, और भू परिभ्रमण की वजह से दिन रात बदलते हैं। नेक्स्ट 59, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। 60 है कि मौसम बदलने का क्या कारण है? यहाँ पर देखिए मौसम बदलने का क्या कारण है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, वो अपने अक्ष पर झुका रहना, जो 23.5 डिग्री अक्ष पर झुका रहता है, इसी की वजह से मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु में चेंजेज आता है। 61 है कि अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 यानी 1/4 डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो सबसे अधिक संभावना किस बात की होगी? ऑप्शन सी इज करेक्ट, हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। नेक्स्ट 62, पृथ्वी पर मरुभूमि यानी मरुस्थल होने की संभावना अधिक रहती है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 23 डिग्री अक्षांश के आसपास पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट 63 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ ही उसी कक्षा में घूमती रहेगी। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 64 की तरफ बढ़ रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावार यानी मेंटल के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक से बना है? तो क्रोड यानी हिंदी में इंग्लिश में जिसे कोर कहते हैं, तो वे लोहा यानी आयरन से बना हुआ रहता है। नेक्स्ट 65, एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मंगल के विषय में। ठीक है ना, मंगल के विषय में। देखिए मंगल को रेड ग्रह भी कहा जाता है ना फ्रेंड, लाल ग्रह भी मंगल को कहते हैं। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल का जो सतह है उस पर आयरन ऑक्साइड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन ऑक्साइड मंगल को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। तो 65 हो गया। नेक्स्ट 66, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, बर्फ छत्रकों और हिमशीतित जल की उपस्थिति। नेक्स्ट 67, बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज निम्न में से किस एक वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इस वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो। 68, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। नोट कीजिए, बड़ा ग्रह सबसे बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है।
नेक्स्ट 69, सबसे भारी ग्रह कौन सा है? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बृहस्पति बड़ा होने के साथ साथ सबसे भारी ग्रह भी है। 70 है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम टाइम लेता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, बृहस्पति जो है वो उसका जो टाइम है इस सीरीज में अगर बात करें तो बृहस्पति सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है, तकरीबन 11 साल 11 महीने का टाइम ले रहा है बृहस्पति। कितना? 11 साल 11 महीने का। बट अगर बात करें कि मतलब कि जो हमारा 8 ग्रह है, 8 ग्रह में सबसे ज़्यादा कौन टाइम लेता है, तो वो वरुण हो जाएगा। क्या हो जाएगा फ्रेंड? वरुण हो जाएगा। वो तकरीबन 164.8 वर्ष यानी 164 वर्ष और 8 महीने का जो समय ले लेता है वरुण। बट वरुण तो ऑप्शन में है नहीं, तो यहाँ पर बृहस्पति ही ऑप्शन होगा। और अगर बात 11 साल 11 महीने, कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में 11 साल 9 महीने, किसी बुक में 11 साल 8 महीने भी लिखा गया है, लेकिन अप्रॉक्स यही रहेगा 11 साल कुछ महीने, ठीक है, बृहस्पति के। लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम लेने के लिए वरुण है, बट वरुण यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट 71, बृहस्पति का वलय होता है, वलय जो रिंग जिसे कहते हैं, तो बृहस्पति का जो वलय रहता है वो सिलिकेटों का बना हुआ रहता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। 72 है कि निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं? तो देखिए फ्रेंड, बुक के अकॉर्डिंग जो इसका करेक्ट आंसर दिया गया है वो बृहस्पति दिया हुआ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो शनि ग्रह है उसमें मतलब कि प्राकृतिक उपग्रह में वृद्धि हुई है और शनि पहले नंबर पर आ चुका है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रेजेंट सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं, शनि। नेक्स्ट 73, शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लेता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा, 29.5 वर्ष शनि ले लेता है। और सबसे ज़्यादा तो मैं बताइए आप लोगों को कि वरुण लेता है 164.8 वर्ष। नेक्स्ट 74, किस ग्रह के चारों ओर वलय है यानी रिंग है? तो शनि ग्रह के चारों ओर रिंग है, और कुल कितना रिंग है? तो कुल 10 रिंग है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 75 की तरफ कि शनि ग्रह, यहाँ पर देख लीजिए यूरेनस से ठंडा है, बाकी 3 ऑप्शन इधर दिया हुआ है। तो 75 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि शनि ग्रह जो है वो नेपच्यून से गर्म है। नेक्स्ट 76, टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है शनि का। 77, यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा में लगभग कितना समय लेता है? ऑप्शन ए इज करेक्ट, 84 वर्ष। 78, सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? देखिए फ्रेंड, मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ कि सर्वाधिक जो समय लेता है वो वरुण लेता है, और वरुण को ही इंग्लिश में नेपच्यून कहा जाता है, यानी नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम ले रहा है। नेक्स्ट 79, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है? तो ऑप्शन सी, प्लूटो ग्रह नहीं है, बाकी यूरेनस, नेपच्यून, जुपिटर ग्रह है। नेक्स्ट 80, सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य के सबसे नज़दीक भी बुध ही है। नेक्स्ट 81, कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी नेपच्यून, वरुण। मैं जो सीरीज लिखवाई हूँ आप उसमें देख लीजिए, सबसे लास्ट में मैं वरुण ही लिखवाई हूँ, तो वरुण जो है वो सबसे दूर का ग्रह है। नेक्स्ट 82, मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, 1969 ईस्वी में, और वे मानव का नाम क्या था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट 83, सी ऑफ ट्रॉन्केबिलिटी कहाँ पर है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ये चंद्रमा पर है। अब देखिए ये सी ऑफ ट्रॉन्केबिलिटी है क्या? जैसे मानव चंद्रमा पर पहली कदम जब रखने के लिए गए तो लूनर मॉड्यूल ईगल के पायलट ने क्या किया कि वो जो ईगल था उसको लैंड किया, और जिस पार्टिकुलर स्थान पर, जिस जगह पर ईगल लैंडिंग की थी, तो उसी इस जगह को ही, उसी मतलब क्षेत्र को ही सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी नाम दिया गया। तो ये चंद्रमा पर है, क्योंकि ये चंद्रमा से रिलेटेड है, चंद्रमा पर, ठीक है। तो नेक्स्ट 84 की तरफ बढ़ रहे हैं कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा पर तो वायुमंडल ही नहीं है, जो वायुमंडल रहेगा नहीं तो फिर बात कैसे सुनाई देगा। नेक्स्ट 85 की तरफ बढ़ रहे हैं, चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए फ्रेंड, मैं तो आप लोगों को बतला दी कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन एराइज किया गया है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा कि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। देखिए सूर्य ग्रहण के केस में क्या होता है कि जब मतलब कि
सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चांद आ जाता है, चंद्रमा आ जाता है, तो उस केस में सूर्य ग्रहण होता है। बट जब पृथ्वी जो ना सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो उस केस में चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट 86, कौन सी परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण चंद्र, यानी जैसे पूर्णिमा समझ लीजिए, वो सूर्य ग्रहण तो अमावस्या, जबकि पूर्ण चंद्र पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं हम लोग 87 की तरफ। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। वो 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है ना। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य और पृथ्वी और चंद्र के बीच 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। नेक्स्ट 88, निम्न में कौन सा ग्रह नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चंद्रमा एक ग्रह नहीं है। वो क्या है? तो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, ठीक ना। नेक्स्ट 89, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका, ऑप्शन बी इज करेक्ट, उसका जो वेट रहता है यानी वजन जो रहता है वो घट जाता है। नेक्स्ट 90 नंबर, चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 384,000 किलोमीटर। नेक्स्ट 91, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूहों को क्या कहते हैं? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट 92, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ये मंगल तथा बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। नेक्स्ट 93, हेल बॉप किसका नाम है? तो ये पुच्छल तारा है। हेल बॉप जो है ना फ्रेंड, वो एक पुच्छल तारा का नाम है। नेक्स्ट 94 की तरफ बढ़ रहे हैं कि उल्का क्या है? तो उल्का जो है वो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है उल्का, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट 95, एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट 96, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा ये ग्लोब पर एक मतलब बृहत वृत्त नहीं बना रहा, जबकि विषुवत रेखा, मुख्य देशांतर रेखा तथा 60 डिग्री पूर्वी देशांतर ये सब ग्लोब पर बृहत वृत्त है। वृत्त मतलब होता है सर्कल। नेक्स्ट 97, शून्य अंश अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अवस्थित है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर जो है वो अटलांटिक महासागर में स्थित है। नेक्स्ट 98, प्रधान या म्योत्तर तथा विषुवत यानी भूमध्य रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अंध महासागर में। नेक्स्ट 99, काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः काहिरा स्थित है। बताइए 99 का करेक्ट आंसर। तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर काहिरा स्थित है। बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 है कि जब 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मध्याह्न हो यानी दोपहर हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर या अंश पर बजेंगे? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 0 डिग्री पूर्व या पश्चिम पर। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।